वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त बचा है। इधर उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी, उसके अलावा सूबे के एक बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने चुनाव जंग के लिए सेनापति की डिमांड किया ताकि जनता जान सके कि प्रदेश में कांग्रेस का नेता कौन है। उधर हरदा की बात ने रफ्तार पकड़ ली। धड़ों में बटी प्रदेश कांग्रेस में फिर से सुनामी आ गई और हरदा फिर से एक बार फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं, हैवीवेट दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान भी जुड़ेंगे। क्या क्या कहा, क्या क्या हुआ, बीते कुछ दिनों से हलचल बहुत ज़्यादा तेज बनी हुई है, देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है कि इस प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए माननीय प्रभारी जी को चेहरा घोषित कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस प्रदेश की आम जनता इस समय प्रदेश में हरीश रावत जी को चाह रही है। इसलिए मेरा इसमें ये कहना है कि चेहरा भी माननीय हरीश रावत जी का घोषित किया जाए ताकि इस प्रदेश में चुनाव आसान हो और 2022 में कांग्रेस सत्ता में आए। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये उसी वक्त तय हो गया था जब हरीश रावत ने अपने जज्बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाहिर किए और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए चेहरा घोषित करने की बात कही। कांग्रेस के लिए हरदा की बात धीरे से दिए गए जोर के झटके से कम नहीं। मीडिया ने कुरेदा तो हरदा ने विपक्ष की राजनीति के तरीके और राज्य में कांग्रेस की सेहत का हवाला दे दिया। मिलता है, यकीनन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, उत्तराखंड और राज्यों से थोड़ा सा भिन्न भी है। यहाँ के लोग बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, बड़ी सोचें हैं। तो लोगों के सामने एक स्पष्ट सोच रहनी चाहिए कि जो व्यक्ति अमुक आएगा तो ऐसा। भाजपा ने हर चुनाव को महायुद्ध बना दिया है। इन्होंने केवल एक राजनीतिक घटना जैसी होती थी पहले, वो नहीं रखी है, इसको युद्ध बना दिया है। तो उस युद्ध में हम एक स्पष्ट सोच के साथ आगे जाएं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन हरदा जैसी पार की नजरों के लिए ये वक्त इतना ज्यादा नहीं कि पार्टी की चादर में गुटों में बटी कांग्रेस की सलीके से पोटली बनाई जा सके। दरअसल देखा जाए तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। ऊपर से राज्य में पार्टी की मौजूदा कैप्टनशिप से हरदा नाराज भी हैं, जिसका वो मीडिया में जिक्र भी कर चुके हैं। हम बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं, मैं देखता हूँ, लोग जिनकी निष्ठाएं, जिन्होंने केवल कांग्रेस देखी, आज वो भी जो हैं किसी न किसी तरीके से अलग कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनके खून में कांग्रेस थी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अध्यक्ष अब मुझको खुद हर बार ये कहना पड़ता है कि भाई मैं एकांगी कार्यक्रम है। मैं हर कांग्रेसमैन से कहता हूँ कि मुझसे जैसा दूर रहो। तो ये स्थितियां जो है इसलिए पैदा होती हैं जब इस तरीके की अस्पष्टता होती है। हरीश रावत का पोर्टफोलियो देखा जाए तो खुद को राज्य में कांग्रेस का तीरंदाज मानने वाले मौजूदा दिग्गजों से काफी स्ट्रॉन्ग है। हरदा केंद्र में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहीं संगठन के कई अहम पदों पर भी काम किया है। राज्य गठन के बाद जब राज्य में कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार बनी थी, उस वक्त हरीश रावत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। बहरहाल सियासत के तराजू में हरदा की बात को उनके अनुभव का वजन मिलने लगा है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी हमारे सूबे में वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, हरिद्वार से हमारे सांसद रह चुके हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक अनुभव का में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगर उन्होंने कोई बात पार्टी हाईकमान के सामने ट्वीट करके रखी है तो मैं अपेक्षा करती हूँ एक छोटी कार्यकर्ता होने के नाते कि उनकी बात को तवज्जो देते हुए पार्टी कोई अपना निर्णय इस पर देगी।
कांग्रेस के मौजूदा प्रभारी देवेंद्र यादव के आने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल हुई तो गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी। उनके दौरे और सीधे संवाद से बहुत सी बातें उनके सामने आ गई हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं और संगठन में धड़ेबाजी को लेकर उनके तेवर भी कड़े दिखाई दे रहे हैं। एक गुट का मानना है कि प्रदेश प्रभारी को गलत फीडबैक दिया जा रहा है और हरदा जैसे अनुभवी शख्स को किनारे करने पर तुले हुए हैं। ये तो सर्वविदित है कि हरीश रावत जन जन के नेता हैं और एक राजनीति का लंबा अनुभव उनके पास है। हम लोगों की तो जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उनकी राजनीति की उम्र है। तो अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया होगा। और मेरा भी ये मानना है कि कार्यकर्ता अलग अलग अनर्गल बयानबाजी करें, कोई कहे 11 में क्यों आ गए, कोई कहे कुछ में क्यों आ गए, तो उसमें कहीं ना कहीं हाईकमान को अब तय कर देना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि कौन हो चेहरा, तो ये मेरी अपनी राय है कि उत्तराखंड का जनमानस हरीश रावत के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है, जो 2.5 साल में जो काम उन्होंने किए हैं। बहरहाल हरदा के बड़े इजहार के बाद अब एक धड़ा हरदा के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है तो दूसरा धड़ा चुनाव से पहले सेनापति का चेहरा घोषित करने की मांग को कांग्रेस की परंपरा के खिलाफ बता रहा है। देखिए, कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आती, जब तक पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो पार्टी किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती। यही परंपरा काफी लंबे समय से चली आई है। मैं समझता हूँ आगे भी यही परंपरा रहेगी। पार्टी के अंदर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी और जो हमारे पार्टी के अन्य नेता है, सभी के उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ यहाँ प्रदेश के अंदर खड़ी है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो 2022 में कांग्रेस भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ हमारी उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। सूबे में कांग्रेस के मौजूदा कप्तान की टीम के कई सदस्य बेशक कांग्रेस की परंपरा का हवाला दे रहे हों, लेकिन हरदा ने अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए कांग्रेस के पिछले इतिहास का जिक्र भी किया है कि कांग्रेस ने कब चुनावी जंग में उतरने से पहले सेनापतियों का ऐलान किया है। कांग्रेस पदाधिकारी जो परंपराओं का हवाला दे रहे हैं, हरदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें पार्टी की हकीकत से वाकिफ कराया है। हरदा ने लिखा है कि पंजाब, हरियाणा, केरल, दिल्ली में जहां पर भी नेता तय किए गए हैं वहां के चुनाव नतीजे बेहतर आए हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान सोशल मीडिया पर हरदा के द्वारा किए गए पोस्ट का कितना अमल करती है और उत्तराखंड में किसे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है। बहरहाल हरदा के राग को सुर मिलने लगे हैं। साथ ही हरीश रावत के तेवरों से साफ हो गया है कि हरीश रावत मौजूदा प्रदेश नेतृत्व से खुश नहीं हैं और आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं ताकि चुनावी जंग से पहले गुटों में बटी कांग्रेस की उंगलियों को पंजा बनाया जा सके। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर पार्टी आलाकमान ने हरीश रावत की बात को तरजीह दी तो उत्तराखंड में कांग्रेस का कप्तान बदला जा सकता है और हरीश रावत या उनके पसंदीदा शख्स को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल सियासी गलियारे में कयासों का दौर जारी है और हरदा कांग्रेस में जान फूंकने और अपना रिपोर्ट कार्ड मजबूत करने के लिए सूबे के दौरों में व्यस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर बहुत ज़्यादा घमासान लगातार चल रहा है। बहुत सारी बातें आए दिन ट्वीट हो रहे हैं, फेसबुक पर लिखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ कांग्रेसी और सांसद प्रदीप टमटा जी जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं। प्रदीप टमटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप देखिए, लगातार कांग्रेस के अंदर आप देख रहे थे कि किस तरह से गुटबाजी हावी रही और शायद उसका खमियाजा उठाना पड़ा, सबने देखा। अब फिर 1 साल पहले, क्योंकि कहते हैं कि तैयारियां होनी चाहिए थी, लेकिन तैयारियों की जगह यहां तो आप देखें तलवारें खिंची हुई दिख रही हैं लगातार। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि आप भी बड़े वरिष्ठ हैं जी? देखिए, तलवारें कहीं खिंची नहीं है जी। मैंने 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस हाई जी किया जाए और हमारा व्यक्तिगत अनुरोध, मेरा समझ है उत्तराखंड के 20-22 सालों के संघर्षों से
तमाम मुद्दों के लेकर हरीश रावत ही वो चेहरा हो सकते हैं। जी, तो इसलिए जो हरीश रावत जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए पार्टी के लिए, ये इस समय पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी चुनाव रहे इसका अनुभव एक चीज। जी, दूसरी चीज जो लोग कह रहे हैं कि परंपराओं की कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी जी। है। और पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पिछली बार चुनाव हुए थे, कांग्रेस में सत्ता में नहीं थी। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। जी, अभी हाल ही में जो चुनाव हरियाणा में हुए हैं उसमें ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि कभी कभी पार्टी माना है कि हाँ हमको चेहरा घोषित कर देना चाहिए, तो अघोषित। सवाल है आज जो लोग परंपराओं की बात करें, क्या हरीश रावत प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के सक्षम नेतृत्व है, महासचिव है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लीडर है, और मैं प्रदेश के प्रभारी से भी ये दायित्व तो राष्ट्रीय हाईकमांड को तय करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल का करना है कि कौन चेहरा हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से हमने मांग की है, तो इस संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी के सामने, राहुल जी के सामने रखें और जो निर्णय उनका होगा उनके साथ है। हरीश रावत जी ने भी कह दिया कि जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व घोषित करेगा, घोषित करेगा मुख्यमंत्री के साथ, हम सब उसके पीछे लगेंगे। हमारा कहना है कि भाई हरीश रावत के अलावा कोई शख्स नहीं हो सकता। अच्छा, एक बड़ी बात मैं सुन रहा था कि साहब 70 में से 11 हो गए। मैं उन सबको आईना दिखाना चाहता हूँ। अब वो आईने में अपना चेहरा देख लें। जो कह रहे हैं क्या 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे? जी, प्रदेश का दायित्व जिन पर आज है उन्हीं के हाथों में था। 5 में से 5 पर हम लोग क्या कहते हैं शून्य में रहे। जी, तो ये किसके नेतृत्व में हारे जीते का सवाल नहीं है। इस समय सवाल है कि पूरी की पूरी पार्टी एकजुट होकर के अपने वरिष्ठ चेहरे के सामने और इस समय उत्तराखंड में न कांग्रेस न बीजेपी में हरीश रावत जी से कदावर कोई नेता है जो वर्षों का संघर्ष है। राज्य आंदोलन के प्रारंभ से लेकर उत्तराखंड के निर्माण अनुभव भी है। पर्वतीय क्षेत्र के लोग कर्मचारियों का भी विश्वास है, समाज के दलित वर्ग है, माइनॉरिटी अन्य तमाम माइनॉरिटी का उन पर भरोसा है, किसानों पर भरोसा। और लगातार अगर इस राज्य में पिछले 4 सालों में अगर जो लगातार दौड़ता रहा है लोग में कर्मचारियों के बीच में, आंदोलन के बीच में, वो सब हरीश रावत। और उस हरीश रावत ने मीडिया में, अखबार में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के, बाकी तो मेरे ख्याल से स्थिति आप खुद जानते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के वजूद के लिए, कांग्रेस के अस्तित्व के लिए और 2022 के लिए मैं समझता हूँ हाईकमांड को हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस भावनाओं को समझना चाहिए। और यहाँ पर राज्य का अपना जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, वो हरीश रावत को डिक्लेयर करना चाहिए। जो लोग परंपराओं का हरा, उनको परंपराओं को, इंदिरा जी ने भी कहा है परंपरा हमारी है। हमने आंध्र प्रदेश, हमने पंजाब में, हमने हरियाणा में, हमने कर्नाटक में, हमने केरल में मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित किए हैं। तो मैं समझता हूं इस समय एक बड़े चेहरे की जरूरत, और इस चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा, कोई कदावर नेता है? हम किसी के प्रदेश अध्यक्ष जी के सवाल पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। संगठन हम उनके साथ भी हैं, लेकिन जब परंपरा रही है, जब मुख्यमंत्री का अमरिंदर सिंह को कहते हैं घोषित किया गया था, या चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को घोषित किया था, तो भूपेंद्र जी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं थे जी। तो ये हमारी एक परंपरा रही है कि हमने एक कदावर नेता को, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास हो, आम लोगों का विश्वास हो, जिसके पीछे लोग चलते हो, दौड़ते हो, है उत्साह बढ़ाने की जिसके अंदर क्षमता हो, और वो चेहरा हरीश रावत जी हैं। इसलिए एक प्रदीप भाई एक और बात मैं करनी चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, और ट्वीट भी आप देखेंगे कुछ में तो पीड़ा सीधी जाहिर कर रहे हैं वो,
यहाँ तक कि उन्होंने मंचों के ऊपर जगह ना देने तक की बात भी उठाई है। उसके अलावा बहुत सारी बातें लगातार हो रही है। कहीं ना कहीं आप ही के खेमे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति है। आखिर वो कौन सी दबाव की राजनीति है और वो पीड़ा क्या है कि इस तरीके के बयान हरीश रावत जी जैसे कद्दावर नेता को देने पड़े? जी सवाल है, आपने सारे लोगों ने ना मीडिया, हरीश रावत जी सा कदावर नेता इस समय उत्तराखंड में नहीं है जी। उसके बावजूद भी अगर प्रदेश में कभी कोई कार्यक्रम होते हैं, क्या उनका चेहरा पर्दे पर नहीं होना चाहिए? जी, क्या पार्टी संगठन की मुख्य कार्यक्रम में नहीं होना? अभी प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जब प्रभारी जी के 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था जी, हरीश रावत जी का तो चेहरा नहीं था ना वहाँ पर। जी। राष्ट्रीय है, वो कांग्रेस के क्या कहते हैं वर्किंग कमेटी के मेंबर है। जी। मैं तो सांसद रहा हूँ, मैं जानता हूँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर की क्या आवश्यकता। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी ये चाहता है मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर हो जाऊँ। जी। चिदम्बरम साहब जैसे वरिष्ठ लीडर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मंत्री सदस्य हैं और ये गौरव उत्तराखंड को मिला है जो हरीश रावत इलेक्टेड मेंबर है। ऐसे बड़े पद को अगर आप अपने बैनरों से हटाते हैं, आप लोगों के दिलों से तो नहीं हटा सकते। ये थोड़ा दर्द तो होता ही है, उसको हमको भी दर्द होता है कि भाई एक जो कलाकार के नाम पर कांग्रेस यहाँ आगे बढ़ती है, लोग उसको आज पूरे देश के प्रधानमंत्री सब लोग लोकल की बात करें। हाँ तो ये हरीश रावत भी तो थे जिसने उत्तराखंड के लोगों को बांटा, अपने उत्पादों को आगे बढ़ा, किसानों को वो यहाँ के ट्रेड का उत्पाद हो, संस्कृति हो, कल्चर हो, यहाँ के फल हो, यहाँ के आभूषण हो, यहाँ का पहनावा हो, आज लोगों की जवान पर है। आखिर हरीश रावत में ऐसी कौन सी चीज है कि जब वो कोई कार्यक्रम देते लोग उनके पीछे दौड़े चले आते? आखिर उस चेहरे को आप लोग को पीछे हटाना। बहुत से लोग मैं देख रहा था, बड़े लीडर ने भी कहा कि भैया कि 70 में से 11 आ गए। अरे 70 में से तो हम 11 में आ गए, लेकिन किसी के नेतृत्व में तो 5 में से 0 भी आ गए थे जी। तो वहां तो हमारा रिकॉर्ड, हरीश रावत जी का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से अगर ये प्रश्न उठाए जाते हैं, एक किस्म से आप लीडर को वो कर रहे हैं, उनके कद को कम करने की आखिर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस ने हाईकमांड को कार्यकर्ताओं की बात को समझना चाहिए जी। हमारे प्रदेश के प्रभारी जी को भी इस बात को समझना चाहिए, लोगों से बातचीत करें, यहाँ के वरिष्ठ लीडरों से बातचीत करें और राष्ट्रीय नेतृत्व सामने बात रखें कि वहाँ का एक बहुत बड़ा तबका इस बात को चाहता है कि कांग्रेस का चेहरा घोषित किया जाए। तो प्रदीप टमटा जी भी यही सलाह दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर अमल होना चाहिए। जी प्रदीप जी। जी जी जी, हाँ बिल्कुल, मेरे साथ सलाह है और प्रदेश प्रभारी से भी है, ये उनका दायित्व भी है, उनका कर्तव्य भी है। हरीश रावत जी ने जो बात कही है, एक बड़े कद के लीडर है कांग्रेस के, उनकी बात को देहरादून की प्रेस के माध्यम से नहीं कहा जा सकते हम संयुक्त रूप से लड़ेंगे जी, है कि वो हमारे वरिष्ठ लीडर हैं जी, है। उनकी बात को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखना चाहिए और उन्हें कह भी दिया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भी सेनापति घोषित करेगा, जिसको भी चेहरा घोषित करेगा, हम उसके पीछे कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ समाज का कमजोर पर, दलित पर, मैं जानता हूँ 20 साल से जब अनुसूचित जाति के लोगों को पहले क्या कहते हैं विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, मैं जानता हूँ जो ये ग्राम पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जाति के लोगों को क्या प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उस समय खड़े थे हरीश रावत, खड़े थे साथ में समाज के कमजोर वर्ग की आवाज को दबाने, माइनॉरिटी के साथ हमेशा रिश्ता बनाते, पर्वतीय किसानों के साथ। बताइए इन सब से पूछ लीजिएगा, जब 14 लोग मर गए थे धारचूला में, बात सबसे बड़ी आवाज तबाही में, न प्रदेश का मुख्यमंत्री गया और प्रदेश का कौन लीडर गया कांग्रेस का उस समय जी। हरीश रावत 70 साल क्या एक नौजवान की तरह था कि वहां गया, मैं उनके साथ मैंने देखा है। तो इसलिए दुख में सुख में सबके साथ रहने वाला वो चेहरा जिसने सब कुछ दांव में लगा है, आज आप उसको, उन्होंने एक बात की है उसको वजन करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, नेता प्रतिपक्ष को भी, उन्होंने जो राय की थी प्रदेश के प्रभारी से मिलकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जाना चाहिए था। हाँ उनकी बात है भाई, उनको आप कहते हो वो बड़े नेता भी हैं, आप कहते हो कि बिना उनका चुनाव का अस्तित्व भी नहीं है। तो जब बड़े नेता ने, एक कदावर नेता ने, जिसके पास जनता के अंदर जो आदर्श लोगों के बीच उनके दिलों में है, उसकी बात को आप राष्ट्रीय नेतृत्व
सोनिया जी के पास, राहुल जी के पास ले जाने में क्यों चूक रहे हैं, क्यों आनाकानी, आखिर क्यों फैसला दे देना आप देहरादून से, हल्द्वानी से कि क्या कहते हैं नहीं साहब सामूहिक नेतृत्व होगा या मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में घोषित होगा। उन्होंने एक बात, और वो कांग्रेस की मजबूती के लिए कही है, और इसलिए इन सबका प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, नेता प्रतिपक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा, प्रभारी जी से भी अनुरोध करूंगा, आप उन बात को, और मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरे जैसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता जिनका कोई अस्तित्व था, सड़कों में जिंदाबाद, सड़कों में संघर्ष करते थे, आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी बदौलत पहुंचे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। तो ऐसे शक्ति की बात को अगर आप कहते हो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनकी बात को सोनिया जी के सामने, राहुल गांधी जी के सामने, और जो उनका निर्णय होगा, वो जिसको चेहरा बनाएंगे, उन्होंने भी कहा, हमने भी कहा, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, और असमंजस जो आज इस तरह की बातें ने, इसका भी समाधान हो जाएगा। तो इसमें क्या कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आपने भी खोल के सामने रख दी, बहुत ही खास बातें आज सामने आ रही हैं, और लगातार जिस तरीके की बातें आ रही हैं वो अपने आप में बड़ी अहम भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप रमटा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम लगातार इस पूरे मुद्दे को देख रहे थे कि किस तरह रोज सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो और चाहे फेसबुक हो, लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो गुटबाजी है, तो यही कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी आवाज़ें अब उठने लगी हैं। और हमारे साथ नवीन जोशी, महामंत्री कांग्रेस उत्तराखंड, भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि कांग्रेस का क्या कहना है इस मामले को लेकर, क्योंकि पार्टी के ही वरिष्ठ नेता है। और एक बार मैं उन्हें जो आज की पोस्ट है, मैं उसको भी उनको सुनाना चाहूंगा। नवीन जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नवीन जोशी जी, लगातार बहुत सारी पोस्टें आप देख ही रहे होंगे। एक अभी कुछ घंटे पहले एक और पोस्ट आई है, मैं आपको उसको बता रहा हूं और फिर आपसे जानूंगा कि क्या कहना है कांग्रेस का इस पर। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने को लेकर संकोच कैसा? यदि मेरे सम्मान में यह संकोच है तो मैंने स्वयं अपनी तरफ से विनती कर ली है कि जिसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा, मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। रणनीति के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है कि हम भाजपा द्वारा राज्यों में जीत के लिए अपनाए जा रहे फार्मूले का कोई स्थानीय तोड़ निकाले। स्थानीय तोड़ यही हो सकता है कि भाजपा का चेहरा बनाम कांग्रेस का चेहरा चुनाव में लोगों के सामने रखा जाए, ताकि लोग स्थानीय सवालों के तुलनात्मक आधार पर निर्णय करें। मेरा मानना है कि ऐसा करने से चुनाव में हम अच्छा कर पाएंगे। फिर सामूहिकता की अचानक याद क्यों? जो व्यक्ति किसी भी निर्णय में, इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा है पार्टी का, उस ढांचे में कुछ लोगों की संस्तुति करने के लिए भी मुझे एआईसीसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उस समय सामूहिकता का पालन नहीं हुआ है और मैंने उस पर कभी आवाज नहीं उठाई है। पार्टी के आधिकारिक पोस्टरों में मेरा नाम और चेहरा स्थान नहीं पा पाया, मैंने उस पर भी कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। यहां तक कि मुझे कभी कभी मंचों पर स्थान मिलने को लेकर संदेह रहता है, तो मैं अपने साथ मोड़ा लेकर चलता हूं ताकि पार्टी के सामने कोई असमंजस ना आए। तो आज भी मैंने केवल असमंजस को हटाया है, तो ये दनादन क्यों? ये अभी का एक और पोस्ट आया है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं अब की बार कुछ तो गड़बड़ है, और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि दबाव की राजनीति है, बहुत सारे लोगों की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। उधर प्रदेश प्रभारी अभी कुछ दिन पहले ही आकर गए हैं। ऐसे में इस तरीके के अगर हालात रहेंगे तो कैसे कांग्रेस मुकाबले में आ पाएगी? नवीन जोशी जी। हरीश रावत जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी। यहाँ से सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री का पद छोड़कर हरीश रावत जी सभी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं जी। अब आज ये क्वेश्चन उठता है कि भाई पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जो बात आती है जी। ये हमने पहले भी, जब 2000 में हमारी उत्तराखंड में सरकार बनी जी, नारायण दत्त तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2007 में
जब लोगों को लगा कि भाई ये चेहरा नारायण दत्त तिवारी है, तो 2007 में हम चुनाव हार गए जी। और जब 2012 में हम सामूहिक रूप से हम लोग चुनाव लड़े तो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी प्रदेश के अंदर, और 2017 में हमने पार्टी का चेहरा घोषित किया तो 2017 में हम हारे। लेकिन अब ये है कि 2022 में हमको उत्तराखंड के अंदर पार्टी को लेके आना है जी। तो उसके लिए हमारे सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं सबको मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। अभी माननीय प्रदेश प्रभारी जी भी हमारे उत्तराखंड के दौरे पे आए थे, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि ये चुनाव जो लड़ा जाएगा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किसी एक के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अभी मैंने प्रदीप टमटा जी को बड़ी गंभीरता से सुना, तो उन्होंने हरीश रावत जी के बारे में जो बात कही तो इसमें कोई दो राय नहीं। हरीश रावत जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनका जो अनुभव है उसका लाभ भी आने वाले 2022 में उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। और बात यह है कि सामूहिक नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा, बाकी नेतृत्व चेहरा घोषित करना ना करना ये सारे जो डिसीजंस है ये पार्टी हाईकमान के होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने किसी को चेहरा घोषित नहीं किया कि अगर सरकार आएगी तो देश का प्रधानमंत्री ये बनेगा। उसी प्रकार हमारे पार्टी के अंदर भी एक ये लंबी परंपरा रही है, काफी लंबे समय से रहा है कि भाई जब पार्टी बहुमत लेकर आती है उस समय सभी विधायकों की राय लेकर और जो पार्टी के जो सीनियर लीडर है उनकी राय लेकर मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है, विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पार्टी 2022 के अंदर उत्तराखंड के अंदर आ रही है, जिसको भी मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी हाईकमान घोषित करेगा, हमारे कांग्रेस के सभी साथी उसका सम्मान करेंगे और मजबूती के साथ हम यहाँ पे सरकार बनाने का काम करेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दे ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएं। अब अभी प्रदेश की आप बात देख लीजिए, चाहे आप रोजगार के मुद्दे को बात ले लीजिए, आप ये कोरोना के समय अंदरूनी मुद्दा ही पहले तो निमट नहीं रहा। यही में नवीन जोशी जी यही एक सवाल खड़ा हो रहा है और लगातार लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं वही हम बता रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं बाहर, लेकिन आपका तो जो घरेलू मुद्दा है वही इस टाइम सबसे ज्यादा हावी हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, कुछ आरोप लगे हैं, आरोप इस तरह कि पोस्टर से हरीश रावत जी का नाम हट गया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप खुद भी कह रहे हैं, उसके अलावा मंच पे जगह नहीं दी जाती, इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, ये जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। अगर हरीश रावत जी अगर पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो पार्टी के सभी नेता लोग खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं और उनको मंच में बैठाने का काम करते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात अगर कोई लोग सार्वजनिक मंचों में कह रहे हैं तो ये आप आके देखिए, जो हरीश रावत जी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो पार्टी के सभी नेता, चाहे प्रदीप टमटा जी ने अभी बताया कि पोस्टर में से उनका अभी 3 दिन के कार्यक्रम में उनका पोस्टर में से फोटो गायब था, खुद आपके सामने प्रदीप टमटा जी ने बोला और खुद ट्वीट में उन्होंने ये पीड़ा जाहिर की। हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता प्रदेश के हैं, ये जी नहीं, हरीश रावत जी पार्टी के बहुत बड़े नेता हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं। ये अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई पोस्टर में उसने अपना पोस्टर लगा रहा है तो उसने अगर नहीं लगाई तो इसमें पार्टी का कोई वो नहीं। पार्टी के जितने भी मंचों पे जहां पे भी पोस्टर बैनर लगते हैं तो हरीश रावत जी को उचित जगह और उचित सम्मान दिया जाता है। आज बात ये पोस्टर की और मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की बात, मैं समझता हूँ कि इस पे तो निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है, क्योंकि इसमें अभी प्रभारी जी भी यहाँ पे दौरे पे आए थे तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रदेश के अंदर जो चुनाव होगा सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा हम पार्टी का कोई आदमी घोषित नहीं कर सकता। ये चेहरा अगर घोषित करना है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। अभी तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमने किसी भी इन मुद्दों को लेकर जो इनकी नाकामियां है, भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पे लोगों ने उत्तराखंड के अंदर 2022 में कांग्रेस को लाने का मन बना दिया है। अभी जो विफलता रही, प्रदेश की आप स्थिति देख लीजिए, जो हॉस्पिटल से वहां पे डॉक्टर नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो अन्य प्रदेशों से कोरोना के समय पे जो लोग उत्तराखंड में आए थे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारी तमाम जो इनकी विफलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास जनता के बीच में लेके जाने को हैं। अगर हमारे सभी लोग एकजुट होकर ये करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एकजुट शब्द आएगा कहां से सब लोगों के लिए? निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान जी, ये जो एकजुट शब्द है इसी की तो बाट देख रही है कांग्रेस
ये कैसे मिलेगा एकजुट उन्हें? जी, अभी तो लगता नहीं जिस तरीके के तेवर सामने आ रहे हैं। मैं पहले भी स्पष्ट रूप से कह चुका हूं। जी, देखिए, ये सार्वजनिक मंच पे हम लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे पार्टी को कोई फायदा इस नहीं मिलेगा। जो भी बातें होती है, देखिए ये यहाँ से कोई डिसीजन नहीं होता। हरीश रावत जी भी जानते हैं, हमारे कांग्रेस के अन्य सभी लोग भी जानते हैं कि ये जो डिसीजन होता है ये पार्टी हाईकमान पे लिया जाता है। इसका निर्णय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रभारी जी करेंगे कि भाई प्रदेश के अंदर किसी के चेहरे को लेकर हम चुनाव लड़े या न लड़े। लेकिन जो परंपरा रही है उसका मैंने आपको हवाला दिया। हमने जब हमने ये प्रयोग कि भाई किसी का चेहरा लेकर हम जनता के बीच में गए तो हमको विफलता हाथ लगी है। इसलिए सभी लोग मिलकर अगर 2022 को फोकस करके हम मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर 2022 में उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार की विफलता है उससे हटकर लोगों ने कांग्रेस को प्रदेश के अंदर, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकार आई है, जो भी काम प्रदेश के अंदर हुआ कांग्रेस के सरकार में काम हुआ, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी रहे हो, चाहे हरीश रावत जी रहे हो, जो हमारे पार्टी के और जो मंत्री लोग रहे हैं, सभी ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम किया है। हम तो उत्तराखंड आंदोलनकारी भी है। राज्य निर्माण के समय भी हम लोगों ने, कांग्रेस के जो हमारे साथी थे, कई साथियों ने हमारे अपनी जानें भी गंवाई है। हम तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश का जो विकास हो, सब जो हमने कल्पना करी थी उत्तराखंड राज्य की, जो हमने लड़ाई लड़ी थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हम लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदेश की जनता को मिलेगी, वो सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुख्यमंत्री चेहरे की जहां तक बात है, वो तो पार्टी हाईकमान का निर्णय है। पार्टी हाईकमान जिसको चेहरा घोषित करेगी या नहीं करेगी 2022 में, उसको सर्वमान्य होगा, सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। और अभी तो इस मुद्दे में मैं समझता हूँ कि कोई बात कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगी, हम पार्टी के सभी साथी उनके साथ तो कंधे से कंधा मिला के हाईकमान शब्द तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर नवीन जोशी जी संगठन बहुमत में आ जाता है तो पार्टी हाईकमान उसको विधानमंडल दल का नेता चुन के उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करता है। जी, चलिए नवीन जोशी जी, आपने अपना कीमती समय में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत सारी चीजें लगातार चल रही हैं और लगातार सभी लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। इसी पर हमारे साथ अभी जल्दी हरीश रावत जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पीड़ा क्या है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से हरीश रावत जी ने ट्वीट पर ट्वीट कर रखे हैं, सोशल मीडिया पर हरदा का जो तीखा अंदाज दिख रहा है उससे साफ लग रहा है कि हरदा बार पार के मूड में है। चुनाव से पहले सेनापति की बात उठाने वाले हरीश रावत ने फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट अपडेट किया है और आला कमान से पूछा है कि सेनापति का ऐलान करने में संकोच कैसा। मतलब साफ है कि हरदा नहीं चाहते कि किसी की कोई बोई फसल और दूसरा काट के ले जाए। हालांकि हरदा ने अपनी नई पोस्ट में भाजपा के सामने रणनीति का हवाला दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा के वार का जवाब देने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस भी उसका मुकाबला करे और ऐसी बहुत सारी चीजें लगातार बीते दिनों से चल भी रही है और उसी पर गुटबाजी चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। इसी पर हमारे साथ विजय सारस्वत भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, और हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, आखिर इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। विजय सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी विजय सारस्वत जी, आप भी लगातार देख रहे हैं कि बीते दिनों से आजकल सोशल मीडिया पर कांग्रेस छाई हुई है और आप देखें कि लगातार जिस तरह से आए दिन एक पोस्ट बम आ रहा है, हम तो यही कहेंगे, उसके इफेक्ट भी दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर और कैसे देखते हैं आप इसके पीछे वास्तविकता क्या है? क्योंकि आज जो नई एक पोस्ट आई है उसके अंदर यह भी कहा गया है कि पोस्टर के अंदर भी जो कांग्रेस के पोस्टर होते हैं, अभी 3 दिन पहले भी जो प्रोग्राम हुआ होगा उसके भी उस तरीके की बातें भी सामने आई है कि हरीश रावत जी का चेहरा नहीं था वहां पर। ऐसी भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। उसके अलावा बहुत कुछ है, आपसे जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। जी देखिए, मेरा
सभी नेताओं से विनम्र अनुरोध है जी कि जैसे हम पार्टी जनों से ये अनुरोध करते हैं कि सब पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहें और अनुशासन में रहें, जी, तो क्या ये अपील हम बड़े नेताओं से नहीं कर सकते? और बड़ा नेता कौन है? जिसको पार्टी ने अवसर दे दिया। जी हमारे 70 विधानसभा है और 5 संसदीय क्षेत्र हैं संसदीय। जी, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे राज्य में सिर्फ 75 ही योग्य व्यक्ति और कोई योग्य नहीं है। जी, इसे मैं अवसर मानता हूं कि किसी व्यक्ति को किसी को पार्टी टिकट देती है, उसे नेता बनाती है बार बार टिकट देके। जी, तो मेरा सदैव यह मानना रहा है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, वो कभी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। जी, और कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मेरे वजूद से पार्टी का वजूद है, हमेशा पार्टी के वजूद से व्यक्ति का वजूद होता है। जी, जैसे हम कहते हैं कि देश बड़ा है, पार्टी बाद में है, जी, तो हमारे लिए पार्टी बड़ी है, पहले देश फिर पार्टी। तो मैं इन नेताओं से जो भी हमारे ट्वीट कर रहे होंगे और जवाब दे रहे होंगे, उनसे मेरा एक अनुरोध है जी, कि हम पार्टी फोरम में अपनी बात करें, उसी माध्यम से करें। ये समाचार पत्रों में और ट्विटरों में जाने की तो आवश्यकता नहीं है। जी, दूसरा, रावत जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उनके फेस पे चुनाव हुआ, हमने नारा भी दिया, सबकी चाहत हरीश रावत, हम 11 पर आ गए। जी, अब इससे पहले रावत जी पीसीसी के अध्यक्ष रहे 3 बार, तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। तो निश्चित रूप से जब विधानमंडल दल की बैठक होगी, विधायक चुन के जाएंगे, नेता तो तब चुना जाएगा। जी, लेकिन वर्तमान में चूंकि प्रीतम सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, जी, तो निश्चित रूप से राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और प्रीतम सिंह वहां के सेनापति होंगे और वो चुनाव में पार्टी को लेकर के आगे जाएंगे। ये सामूहिक जुमार है, ये पहले से सारे राज्यों में होता आ रहा है। जी, हमारे यहाँ ऐसा कोई फैशन नहीं है भाजपा की तरह कि हम पहले चेहरा रखें और फिर वहां चुनाव में जाएंगे। ऐसे तो उदाहरण सोच ही दिए गलत गए हैं विजय सारस्वत जी, पंजाब और हरियाणा के उदाहरण भी दिए हैं कि वहां ऐसा हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा मेरा अंतिम चुनाव था और वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे वहां पर पीसीसी के। जी, तो हमारे यहाँ एक सामूहिक निर्णय होता है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है वही नेता होता है। तो जब रावत जी सबसे पहले राज्य बना अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो पंडित नारायण दत्त तिवारी को सीएम बनाया गया। जी, दूसरी बार जब इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और हमारी सरकार बहुमत में आई, विधायक जीते, तब विजय भावना जी को बनाया गया। जी, तो वो निश्चित रूप से इसमें के सेकंड पंक्ति और फोटो है। और हमारे एक सामान्य प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आए जाएं, वहाँ पे 50-60 प्रदेश के अध्यक्ष हट चुके हैं, तो अब ये तो नहीं कह सकते पुराने सब अध्यक्षों के फोटो आप ऊपर दे दीजिए। जो वर्तमान में होते हैं उनके फोटो होते हैं, या उनसे एक पहले होता उनका होता है। तो अभी किशोर उपाध्याय थे, लेकिन हम रावत जी का भी किशोर जी का भी समय समय पे देते रहते हैं। ये कोई इसमें तथ्य नहीं है कि फोटो सब जगह फोटो दिया था, एकता से काम हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि ये लेटर बम और ये सब जितने बम हैं ये बंद होने चाहिए। और चूंकि सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं ऐसी शक्तियों के सामने जो देश में न संविधान को मानती है न किसी को मानती है, हमें एकजुट होकर के और पार्टी को पहले सरकार में लाना चाहिए, तब मुख्यमंत्री और चेहरा कौन हो उसकी लड़ाई तब शुरू होगी, अभी नहीं होगी इसकी। जी, एक और विजय सारस्वत जी, एक सवाल और आप से कि जिस तरह से अभी भी, क्योंकि प्रदीप टमटा जी भी अभी जुड़े थे, एक आरोप यह भी लगता रहा है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष दौरों नहीं करते, दौरे पहाड़ों पर, माफ कीजिएगा, पहाड़ों पर उनके दौरों को लेकर भी सवाल उठाए। ऐसे में हरीश रावत जी की जो सक्रियता है वो कुछ ज्यादा दिखती है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने एक बात और भी कही है कि एक पीड़ा है, अगर आप किसी भी, भाई पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं, फोटो नहीं लगाएंगे और मंच पे स्थान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? आप अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करेंगे, इस तरीके के आरोप भी सामने आए, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो हमारा मेन बैनर है उस पर कभी पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो नहीं होता, संगठन के फोटो होते हैं। जी, जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें उचित उन्हें सम्मान भी दिया जाता है, उनका भाषण भी होता है और उनको बिठाया भी जाता है। ये कहना बिल्कुल झूठ है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जी, और दूसरा, टमटा जी क्या कह रहे हैं, टमटा जी राज्यसभा रहते हुए भी लोकसभा लड़ लिए, वो तो एमएलए का चुनाव भी आ रहा है, फिर पार्टी ने उन्हें राज्यसभा दे दिया था। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को पार्टी ने इतने बड़े बड़े पदों से नवाजा है, वो ये बता, अभी धारचूला इतना कोरोना चल रहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी कोठी से बाहर नहीं निकले, सारे राज्य में अकेले प्रीतम सिंह ने दौरा कराया, कहीं टमटा तो दिखाई दिए नहीं। जी,
तो किसी को आरोप लगाने से पहले जब एक उंगली आप उधर करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ आती है। तो टम्टा जी को पहले भी उन्होंने रावत जी के बहुगुणा जी के समय में दिया था, बहुगुणा जी स्वीकार नहीं है। अब अगर ये नहीं कि कोई बड़े व्यक्ति हैं तो अनुशासनहीनता से बच जाएंगे, अब समझना चाहिए समय आ गया है, हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना होगा और उचित फोरम पे अपनी बात कहनी होगी, ये समझना होगा आप लोगों को। जी, कोई पद लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। जी, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं जो अब हो रहा है, इसे कैसे इस पे अंकुश लगेगा? हमारे नए प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, उसकी जांच हम कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं हम, उन व्यक्तियों को संगठन से बाहर निकाल देंगे। तो निश्चित रूप से अब अनुशासन में हर व्यक्ति को आना होगा, चाहे व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो, पद पे हो, किसी पद पे हो या कार्यकर्ता हो। अब हम सख्ती से पालन करेंगे, उसमें भी हम कमेटी बना रहे हैं और उन्हें चिन्हित करके पार्टी संगठन से बाहर करेंगे जिन व्यक्तियों ने हमारे माननीय प्रभारी जी के खिलाफ नारे लगाए। जी, नहीं और भी जो जिस तरीके की अभी और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं वो तो चलिए अच्छी बात है। ये भी क्या आपको लगता है कि ये भी अनुशासनहीनता का मामला है? मैं तो आप निश्चित रूप से अगर कोई छोटा कार्यकर्ता ऐसा ट्वीट कर दे तो उसे तो पार्टी 2 मिनट उस पर एक्शन ले लेगी। इसका मतलब हम छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी एक्शन लेते रहे और बड़े लोग कुछ भी बोलते रहे, ये सर्वथा अनुचित है। मैं इसके खिलाफ हूँ। ऐसा बम जो बता रहे हैं, लेटर बम हो, ट्वीट बम हो, अखबार की न्यूज हो, इनसे बचना होगा। सरकार लाने के लिए जब सरकार आ जाएगी तब हाईकमान जिनको चाहेगा उन्हें मुख्यमंत्री बना देगा। इसमें अभी इतनी हड़बड़ाहट ठीक नहीं है। नहीं चलिए, हम लोगों को अपने दायरे में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, सब लोगों को एकजुट होकर एक सूत्र में पिरो करके राहुल जी, सोनिया जी और प्रीतम सिंह जी और ईदा देव जी के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सबको भाग लेना होगा। जी चलिए, विजय सारस्वत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अपने कीमती समय हमें दिया। हरदा के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। चुनाव से पहले हरदा ने सोशल मीडिया में पोस्ट बमों का सिलसिला जारी किया है, लगातार आ भी रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर आला कमान ने हरीश रावत के अनुभव की कद्र की तो प्रदेश में कांग्रेस की कप्तानी किसी युवा को सौंपी जा सकती है। दरअसल सूबे में कांग्रेस के पास युवा नेताओं की सूची बेहद लंबी है, जिसमें ज्यादातर या तो हरदा के करीबी हैं या लगभग उनके संपर्क में हैं और कुछ ही ऐसे चेहरे हैं जो गुटबाजी से दूर हैं, वो किसी भी गुट में नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से ये हरदा की पीड़ा सामने आई है, कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ कह रही है। ये अलग बात है कि आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन उनकी सक्रियता अब की ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। और जो युवाओं की बात होती है, युवाओं की जो बात हो रही है कांग्रेस के अंदर, उसको भी इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि वास्तव में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के पास आने वाले समय में उनकी एक, हम कहेंगे सेकंड लाइन और फ्रंट लाइन भी कह सकते हैं, जो लीड लेंगे। ऐसे भी बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लगातार इस पर नजर भी रखेंगे, बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। ये एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। हरदा के तेवर हर रोज तल्ख हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपडेट पोस्ट ही खलबली मचा रही है। हरदा सोशल मीडिया के जरिए जिन तीरों को चला रहे हैं उनकी धार अपना पैनापन साबित कर चुकी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जाने से पहले सेनापति के मुद्दे को उछालकर हरदा ने कांग्रेस आला कमान के माथे पर शिकन की लकीरें उभार दी हैं। वही अपनी अहमियत भी पूछी है। हरदा ने साफ किया है कि सेनापति हो तो उन्हें सिपाही बनने से भी परहेज नहीं है, लेकिन हो तो सही। बहरहाल माना जा रहा है कि अगर हैवीवेट हरदा के तेवर यूं ही रहे तो कांग्रेस आला कमान कप्तानी में भी बदलाव कर सकता है और कांग्रेस की कप्तानी किसी दूसरी पांत में खड़े जोशीले नौजवान को सौंपी जा सकती है। दरअसल कांग्रेस के पास प्रदेश में नौजवानों की लंबी फहरिस्त है। हरीश धामी दूसरी बार विधायक, पूर्व में हरीश रावत सरकार में वन निगम के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने हरीश रावत के लिए धारचूला सीट छोड़ दी थी। हरीश रावत के करीबी नेताओं में शामिल हैं हरीश धामी। प्रकाश जोशी पूर्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में पार्टी के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। कांग्रेस आला कमान में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। साल 2017 में बंशीधर भगत के खिलाफ कालाडूंगी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। किसी भी गुट में रहने का ठप्पा नहीं है और सादगी के लिए जाने जाते हैं। आनंद रावत, हरीश रावत के बेटे आनंद रावत प्रदेश में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय माने जाते हैं आनंद रावत।
विक्रम रावत। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस हैं विक्रम रावत। ब्लॉक प्रमुख सल्ट विधानसभा क्षेत्र पर प्रबल दावेदारी है। पिता रणजीत रावत सल्ट के पूर्व विधायक रह चुके हैं। राजपाल बिष्ट युवा कांग्रेस के नेता हैं। सतपाल महाराज के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, कम वोटों से हारे और चर्चाओं में रहे। विजयपाल सजवाण गंगोत्री से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। विजयपाल सजवाण पूर्व में विजय बहुगुणा खेमे के करीबी थे, मौजूदा वक्त में अलग थलग नजर आ रहे हैं विजयपाल सजवाण। भुवन चंद्र कापड़ी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं भुवन चंद्र कापड़ी और कांग्रेस के काफी तेज तर्रार नेताओं में माने जाते हैं। सुमित हृदयेश पूर्व में मंडी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। हल्द्वानी से मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं और युवाओं में काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं। ममता राकेश पूर्व मंत्री सुरेंद्र राकेश की पत्नी है ममता राकेश। लगातार दूसरी बार विधायक बनी है ममता राकेश। दलितों में लोकप्रिय चेहरा है ममता राकेश और हरीश रावत के करीबी नेताओं में शामिल हैं। फुरकान अहमद पिरान करियर विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने फुरकान अहमद मुस्लिम समुदाय में सर्वाधिक लोकप्रिय और अपनी सज्जनता के लिए मशहूर हैं। हरीश रावत के करीबियों में शामिल है। मनोज तिवारी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। मनोज तिवारी अल्मोड़ा में लोकप्रिय कांग्रेस नेता हैं और हरीश रावत के करीबियों में शुमार है। करण माहरा इस वक्त करण माहरा विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरी बार रानीखेत से विधायक बने हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता अजय भट्ट को हराकर चर्चाओं में आए थे और हरीश रावत के नजदीकी रिश्तेदार हैं करण माहरा। हिमेश खरकवाल पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल चंपावत में कांग्रेस के एकमात्र बड़ा युवा चेहरा हैं। अपने तीखे भाषणों के लिए जाने जाते हैं हिमेश खरकवाल और हरीश रावत के करीबी नेताओं में शामिल हैं। गणेश गोदियाल पूर्व विधायक गणेश गोदियाल पौड़ी जिले में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है गणेश गोदियाल। पूर्व में रमेश पोखरियाल निशंक को हराकर चर्चा में आए थे गणेश गोदियाल और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं गणेश गोदियाल। नंदन सिंह घुगतियाल कुमाऊं के भिकियासैंण में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल है नंदन सिंह घुगतियाल और हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। नौ प्रभात कांग्रेस के बड़े नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त शर्मा के पुत्र 2 बार के मंत्री रह चुके नौ प्रभात अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और कांग्रेस की गुटबाजी से दूर रहते हैं। संजय पालीवाल हरिद्वार की राजनीति में चिरपरिचित चेहरा हैं संजय पालीवाल और हरिद्वार के युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के करीबियों में शामिल है और हरिद्वार विधानसभा सीट पर प्रबल दावेदारी रखते हैं। बेबाक बोलने के लिए मशहूर है संजय पालीवाल। इनकी भी शायद पीड़ा यही है कि कांग्रेस आज जिस तरीके से गुटबाजी से घिरी है उससे कांग्रेस उभरे और जनहित में काम करते हुए विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निर्वहन करे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हरदा की चली तो प्रदेश में कांग्रेस के बदलाव की बयार बह सकती है। दरअसल देखा जाए तो हरीश रावत से हैवीवेट नेता फिलहाल राज्य कांग्रेस के पास कोई दिखता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।